तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सीटेट 2026 के लिए ईवीएस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ईवीएस के भी प्रश्न होंगे और इसमें ईवीएस से संबंधित पेडागॉजी के भी प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आप इनमें से कितने प्रश्नों को सही कर लेते हैं, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है विषय की बुनियादी अवधारणाओं की समझ विकसित करना। बी ऑप्शन है कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। सी ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने का कौशल प्राप्त करना। और डी ऑप्शन है विषय के बुनियादी सिद्धांतों को याद करना। तो दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है विषय की बुनियादी अवधारणाओं की समझ विकसित करना। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने साथी को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? तो दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जो अपने साथी की गंध को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? तो वह होता है दोस्तों रेशम का कीड़ा। ठीक है, रेशम का कीड़ा अपने साथी को बहुत दूर से ही, कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध को पहचान लेता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो आप अपना भी जांच करते रहिए कितना प्रश्न सही हल कर ले पा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ईवीएस में रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्रों के सीखने में कमियों का पता लगाना और शिक्षण में सुधार करना। बी ऑप्शन है छात्रों को ग्रेड और रैंक देना। सी ऑप्शन है वर्ष के अंत में छात्रों की प्रगति को मापना। और डी ऑप्शन है छात्रों की याद रखने की क्षमता का परीक्षण करना। तो दोस्तों, प्रश्न है हमारा, ईवीएस में रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के सीखने में कमियों का पता लगाना और शिक्षण में सुधार करना होता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा चौथा, नीचे दिए गए किस राज्य में तुरांग का अर्थ जंगल है? तो दोस्तों, इनमें से किस राज्य में, चारों ऑप्शन में से किस राज्य में तुरांग नामक शब्द का अर्थ जंगल होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। झारखंड में तुरांग शब्द का अर्थ जंगल होता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम को शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों, किस थीम को शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन है हमारा परिवार और मित्र, जल, कार्य और खेल, और डी ऑप्शन है आश्रय। तो दोस्तों, इनमें से किसको थीम को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार्य और खेल। कार्य और खेल को थीम में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि यह एक उप थीम है। क्या है दोस्तों? यह एक उप थीम है। और जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, परिवार और मित्र, जल और आश्रय, ये तीनों ही थीम है। क्या है दोस्तों? थीम है, याद रखिएगा। और यह एक उप थीम है, कार्य और खेल उप थीम है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, भारत के किस क्षेत्र में झूम खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में झूम खेती करने का रिवाज है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। किसमें दोस्तों? उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में झूम खेती करने का रिवाज है। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा, एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका बच्चों को जल संरक्षण पर एक प्रभावी तरीके से कैसे आंक सकती है? ऑप्शन है जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। बी ऑप्शन है पानी की बर्बादी रोकने के लिए चार्ट बनाने के लिए कहकर। सी ऑप्शन है यह पता लगाकर कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में पानी की बचत कैसे शुरू की। और डी ऑप्शन है जल संरक्षण पर एक लिखित परीक्षा आयोजित करके। तो दोस्तों, एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका बच्चों को जल संरक्षण पर एक प्रभावी तरीके से कैसे आंक सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह पता लगाकर
कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में पानी की बचत कैसे शुरू की। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, चंगपा जनजाति के लोग अपने अस्थायी तंबुओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेबो, डोंगा, इग्लू या बसेरा। तो दोस्तों चंगपा जनजाति के लोग अपने अस्थायी तंबुओं को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रेबो। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेबो अस्थायी तंबुओं को कहते हैं, जो कि चंगपा जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। ईवीएस में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है कक्षा के माहौल को आनंदमय बनाना, बी ऑप्शन है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, सी ऑप्शन है भाषाई कौशलों को बढ़ावा देना और डी ऑप्शन है पाठों को आसान बनाना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। तो ईवीएस में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आप इनमें से कितना सही प्रश्न सही हल कर ले पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रश्न है हमारा अगला, घटपर्णी पौधा नेपेंथिस के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है यह भारत में नहीं पाया जाता, यह कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, सी ऑप्शन है इसका मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है और डी ऑप्शन है यह मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो दोस्तों घटपौड़ी पौधा जिसको अंग्रेजी में नेपेंथिस कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? नेपेंथिस। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन यह सही है दोस्तों, यह मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ठीक है, जो घटकड़ी पौधा होता है दोस्तों यह मांसाहारी पौधा होता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, ईवीएस के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शन है उस स्कूल के बस्ते का वजन कम करना, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, सी ऑप्शन है अबोध का भार यानी समीक्षा करने की आवश्यकता कम करना, अगला ऑप्शन है पाठ्य चर्चा के भार को आधा करना। तो दोस्तों ईवीएस के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अबोध का भार यानी समीक्षा करने की आवश्यकता को कम करना। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक या कर्नाटक और तमिलनाडु। तो दोस्तों केरल के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ईवीएस की कक्षा में शिक्षिका बच्चों से कहती है कि वे अपने आसपास के बुजुर्गों से पूछें कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसी पक्षी देखे थे जो अब दिखाई नहीं देते। इस गतिविधि द्वारा किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? ऑप्शन है प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, चर्चा या प्रयोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयोग। यानी कि प्रश्न पूरा पढ़ते हैं। ईवीएस की कक्षा में शिक्षिका बच्चों से कहती है कि वे अपने आसपास के बुजुर्गों से पूछें कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखे थे जो अब दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों इस गतिविधि द्वारा प्रयोग कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। ठीक है, प्रयोग कौशल की आकलन की संभावना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, यह चर्चा आकलन की संभावना को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 है हमारा,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या चंडीगढ़। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा तो आपको यह जरूर जानकारी होगी कि इनमें से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो वह है दोस्तों मणिपुर। कौन सा है दोस्तों? मणिपुर भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ ये तीनों ही भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 15 है, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में यदि आपको किसी चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करना है तो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है छात्रों को आनंद और मजा प्रदान करना, बी ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता पर माता पिता को संतुष्ट करना, सी ऑप्शन है छात्रों को सक्रिय अनुभवात्मक अधिगम प्रदान करना और डी ऑप्शन है दैनिक शिक्षण अनुसूची में बदलाव करना। तो दोस्तों प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में यदि आपको किसी चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करना है तो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों को सक्रिय अनुभव अधिगम प्रदान करना चाहिए, यानी कि छात्रों को सक्रिय रूप से उनके अनुभव के आधार पर अधिगम प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, मच्छरों के काटने से होने वाले रोगों का समूह कौन सा है? तो दोस्तों मच्छरों के काटने की वाले रोगों की बात हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों मच्छरों के काटने से होने वाला रोग का समूह है इसमें से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। क्या है दोस्तों? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया मच्छरों के काटने से होने वाले रोगों का समूह है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधि को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है इकाई के अंत में, पाठ के अंत में या प्रकरणों में अंतर्निहित, या डी ऑप्शन है इसका पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो दोस्तों प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधि को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो कहाँ उपलब्ध कराया जाना चाहिए दोस्तों? तो यह उपलब्ध कराया जाना चाहिए प्रकरणों में अंतर्निहित योजना के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है हमारा, अल बिरूनी किस देश से भारत आया था? उसका नाम क्या था? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, ओमान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश। तो दोस्तों अल बिरूनी की बात हो रही है, वह किस देश से भारत आया था और उसका नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम तो अल बिरूनी ही था, लेकिन वह किस देश से आया था तो देखते हैं। तो वह दोस्तों उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से दोस्तों? उज्बेकिस्तान से आया था अल बिरूनी। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन है एकल विषय, एकीकृत, पाठ्य पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। कैसी है दोस्तों? एकीकृत है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सबसे जरूरी बात, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे देश के नीचे दिए गए किस राज्य में खाने की चीजें जैसे टैपिकोवा और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है गोवा, असम, केरल या आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हमारे देश के किस राज्य में खाने की चीजें जैसे टैपिकोवा और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं? तो वह राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वह राज्य है केरल। कौन सा राज्य है दोस्तों? केरल ऐसा राज्य है जो टैपिकोवा और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 21,
प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? ऑप्शन है परिभाषाएं और जानकारी, रट कर सीखना, अवधारणाओं का विवरण या विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए सबसे वास्तविक चुनौती क्या है? तो सबसे वास्तविक चुनौती है दोस्तों विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 22 है, वह वैज्ञानिक जिसने पहली बार मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। क्या लिखा है दोस्तों कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। इस अनुसंधान के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वह वैज्ञानिक कौन है? तो दोस्तों वह वैज्ञानिक है दोस्तों रोनाल्ड रास। कौन है दोस्तों? रोनाल्ड रास वह वैज्ञानिक है जिन्होंने मच्छर के अंदर ताक झांक की और पता लगाया कि मलेरिया जो होता है वह मच्छर के काटने से होता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 23। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुत ही उपयोगी सीखने का स्रोत हो सकता है? ऑप्शन है समाचार पत्र, टीवी के रिमोट, शब्दकोश या फ्लैश कार्ड। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ईवीएस में पाठ्य पुस्तकों के अलावा बहुत ही उपयोगी सीखने का स्रोत हो सकता है? तो वह है दोस्तों समाचार पत्र। यह बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 24 है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, चारों ऑप्शन देखिए, छोटा करके देखते हैं दोस्तों। ये देखिए इनमें से दिया गया कौन सा समूह जड़ों का है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 प्रश्न है हमारा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाजर, चुकंदर और मूली। ये तीनों जड़ों के समूह हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो लिखा है यहाँ दोस्तों शकरकंदी, मूली, हल्दी, यह दोस्तों तना है। गाजर, हल्दी, अदरक ये भी तना है। और चुकंदर, आलू, अदरक ये भी तना का रूप होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आलू है वह तना है, चुकंदर क्या है? जड़ है, और अदरक भी क्या है? जड़ है। गाजर जड़ है, हल्दी तना है और अदरक जड़ है। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाजर, चुकंदर और मूली यह जड़ों का समूह है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षण और खेल, मतलब हर सप्ताह परीक्षा लेना है और खेल कराना है। बी ऑप्शन है वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं करना। सी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचित तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ साझा करना। और डी ऑप्शन है पास या फेल के रूप में बच्चों को रैंक देना। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर आकलन में इन चारों ऑप्शन में से क्या शामिल होना चाहिए? तो दोस्तों शिक्षक द्वारा सतत और असंरचित तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ साझा करना, यह प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 26, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में या संयुक्त अरब अमीरात में। तो दोस्तों रेगिस्तानी ओक यह एक पौधा पेड़ है, यह कहाँ पाया जाता है? दोस्तों यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न नंबर 27 है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामुदायिक कम्युनिटी सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? यानी कि
सामुदायिक यानी कम्युनिटी सीखने का महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? ऑप्शन है यह बहुत सस्ता संसाधन है। बी ऑप्शन है इसमें बुजुर्ग लोग बुद्धिमान होते हैं। सी ऑप्शन है यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। और डी ऑप्शन है इसे कोई भी आसानी से स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सामुदायिक यानी कम्युनिटी यानी लोगों के साथ बैठकर सीखने का महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? क्योंकि यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 है हमारा। कांसा यानी ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी हैं? दोस्तों, यहाँ कांसा की बात हो रही है। कांसा में दो धातुओं का मिश्रण होता है, तो ये दो धातुएं कौन सी हैं? तो दोस्तों, ये दो धातुएं कौन सी होती हैं? तो वह होती हैं दोस्तों तांबा और टिन। तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है कांसा। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका एक गतिविधि का संचालन करती है जहां वह बच्चों से फर्श पर चीनी की कुछ बूंदे दाने डालने और चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। इस गतिविधि से बच्चों को अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षिका, ऑप्शन है शिक्षिका क्या करेगी उसके बारे में लिखा हुआ है, बच्चों को गतिविधि का अवलोकन करने के लिए प्रेरित करे। बी ऑप्शन है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करे। सी ऑप्शन है बच्चों को गतिविधि का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करे। और डी ऑप्शन है बच्चों को घर पर गतिविधि से संबंधित प्रश्न करने को कहे। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। शिक्षिका है एक गतिविधि करा रही है जहां वह बच्चों से फर्श पर चीनी की कुछ बूंदें या दाने डालने और चींटियों के आने का इंतजार करने के लिए कहती है। तो दोस्तों, यह गतिविधि से बच्चे क्या सीखेंगे? तो दोस्तों, बच्चे, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बच्चों को गतिविधि का अवलोकन करना होगा और अनुभव साझा होगा और उस पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करना होगा शिक्षिका को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 और हमारा लास्ट प्रश्न है। नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक ही प्रकार के पेड़ यानी खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं? दोस्तों, ऑप्शन है काबुल, आबू धाबी, बर्लिन या लद्दाख। तो दोस्तों, इनमें से किस शहर में केवल एक ही प्रकार के पेड़ यानी खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आबू धाबी। आबू धाबी में दोस्तों सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, याद रखिएगा। और दोस्तों, काबुल में भी खजूर के पेड़ हैं, लेकिन यहाँ पे और अन्य भी प्रकार के पेड़ हैं। दोस्तों, यह बर्लिन जो है यह रोम की राजधानी है और यह लद्दाख जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर खजूर होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अबू धाबी। यहाँ पर सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे 30 प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो।